हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ। ये माइंड मैप का वीडियो है, मतलब ये ऐसा वीडियो है जिसमें अपन क्विक रिवीजन करते हैं। आप एग्जाम सेंटर पर बैठे हो, वीडियो को चालू किया, आधे घंटे में रिविजन किया और आपके 80% से ज़्यादा नंबर बन गए। इस प्रकार का वीडियो है। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जरूर से ज्वाइन करना। और इस समय शादी का फेस्टिवल आने वाला है, आगे दीपावली भी आने वाली है, तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अमेजोन मंत्रा पे कोई भी चीज़ खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलो अब बिना इधर उधर की बातें की अपन सीधा आते हैं वीडियो पर। सबसे पहला टॉपिक है वो आपको क्या आता है, डिसिप्लिन से संबंधित, अनुशासन से संबंधित जाता है। आपके सामने डिसिप्लिन होता क्या है? डिसिप्लिन होता है कोई भी चीज़ को काम करने के बारे में ज्ञान होना चाहिए। डिसिप्लिन क्या होता है? कोई भी चीज़ को करने का, सही से करने का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप कंपटीशन सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, थर्ड ग्रेड के विद्यार्थी नौकरी लगना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करना है, आपको किस टीचर से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कितने घंटे तैयारी करना है। जीवन में काफ़ी बार ऐसी परिस्थिति आएंगी जब आपको पढ़ाई और आपको अपने घर जो फेस्टिवल हो गए, आपके सामने शादी हो गई, अपने निजी जीवन के काफ़ी हितों को पीछे छोड़कर अपनी तैयारी को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने अनुशासन के नाम से जाना जाता है। अब अनुशासन से क्या होता है, संगठन बन के आता है। मतलब आपका पूरा जो लोग है, आपने अनुशासन किया, फिर क्या होता है, आपके अनुशासित लोगों का क्या बनता है, एक प्रकार का संगठन बनता है। फिर वहां से अलग अलग प्रकार के सिद्धांत निकल के आते हैं कि भाई एक साइंटिफिक वे होता है। आज के समय क्रिकेट के अंदर देखो, सबको पता है कि अगर आप क्रिकेटर बनना है तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रकार की सिद्धांतिक पद्धति निकल के आती है। लोग क्या करते हैं, फिर अलग अलग प्रकार की रिसर्च भी करते हैं उस फील्ड में, और फिर वही चीज़ समाज में उपयोग लायक बन जाती है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला क्या, अनुशासन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अनुशासन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? पहला होता है व्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान। सुव्यवस्थित ज्ञान क्या होता है आपके सामने, आपको पता है कि अगर मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे अगर स्पोर्ट्स में अच्छा करना है, तो मुझे मेरी फिजिकल फिटनेस अच्छी रखनी पड़ेगी, मुझे अपनी डाइट पे काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया आपके सामने। ये रास्ता है, मुझे उस रास्ते से गुजरना होगा, संघर्ष करना होगा, सुबह उठने होगा, ये सब चीज़ें करनी होगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइज नॉलेज के बारे में कहा जाता है, अनुशासन के बारे में। अगला क्या है, निश्चित उद्देश्य। कोई भी चीज़ के लिए आप अगर अनुशासित हो, क्यों हो भाई, आप पढ़ाई कर रहे हो, इस समय जीवन में सुबह 4 बजे उठते हो, शाम के 8 बजे तक लाइब्रेरी में रहते हो, या ऐसे मान लो कि सुबह 10 बजे से 8 बजे तक रेगुलर लाइब्रेरी में 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग खराब थोड़ी है। आपको क्या करना है, आपको थर्ड ग्रेड में टीचर लगना है, सरकारी नौकरी लगनी है। तो यही है आपका थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी आपका टारगेट है, आपको टीचर बनना है, आपको और कोई सरकारी नौकरी लेनी है, तो ये आपका उद्देश्य है। तो अनुशासन आपको क्या बनाता है, आपको उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है। कार्य प्रणाली, अब कोई भी चीज को करने का एक तरीका होता है, मेथडोलॉजी होती है। कार्य प्रणाली क्या होता है, जैसे कि अब आपको पता है, आपने सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया फर्स्ट ग्रेड का, तो उसी दिन थोड़ी फर्स्ट ग्रेड पे लग जाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर टीचर से क्लासेस लेनी पड़ेंगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपनी उस चीज़ों को रिवीजन करना पड़ेगा, तैयारी को बेहतर करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेंगी, और लास्ट में जाकर एग्जाम को बेहतर करना होगा, तब कहीं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो जो कोई भी कार्य को करने की पूरी कार्य प्रणाली होती है, करने का पूरा तरीका होता है, उसी को क्या कहा जाता है, मेथडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब ये तो सरकारी नौकरी से संबंधित है, इसमें वैज्ञानिकता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप देखो, आज के समय खेल में देखो, हर खेल में अनुशासन के एक फिक्स तरीके बना दिए गए हैं। आपको अगर आप फुटबॉलर हो, फुटबॉलर बनना चाहते हो, जाओ सुबह उठो, ग्राउंड पे जाओ, वहाँ पर आपको कार्डियो कराया जाएगा, मतलब फिजिकल वगैरह की एक्सरसाइज कराई जाएंगी, ट्रेनिंग सेक्शन होंगे, आपके ड्रिलिंग सेशन होंगे, है ना, फिर रियल टाइम आपके प्रैक्टिस सेशन होंगे। उसके बाद में आप घर पे आओगे, आपको अपनी फिक्स डाइट फॉलो करनी है, आपको कितने फैट को नहीं लेना, आपको अपने जो कार्डियोवैस्कुलर जो आपकी चीज़ें बढ़े, आपका जो कार्डियो बढ़े, वेट ट्रेनिंग में आपको हेल्प हो, इस प्रकार की डाइट लेनी है। फिर आपको स्टीम बाथ लेनी है, कोल्ड बाथ लेनी है, बाथ शावर लेनी है। ये सब तरीका है किसी चीज़ को एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए, है ना। ये एक वैज्ञानिक पद्धति बन जाती है धीरे धीरे अनुशासन के अंदर, कोई भी कार्य करने का तरीका। थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा होगी तो मैनेज कर लियो।
निरंतर विकास क्या होगा, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या होता है, अनुशासित रहता तो जीवन में इंसान धीरे धीरे आगे बढ़े। अब एक आदमी एक दिन तैयारी करी, 4 दिन सुत्यो है, फिर एक दिन तैयारी करी, फिर 4 दिन सुते हैं, वो तो नौकरी लगा को नहीं, और फादरी लागो को समझ, और फादर पेंशन पे रखो। और कोई आदमी डेली चाहे 4 घंटे पढ़ रहे लेकिन रेगुलर पढ़ रहे हैं। कई आदमी देखो ना, एक दिन लैब भैया बचीड़ बांधी 10 दिन 10 घंटा 15 घंटा को, यार भाई यार 4 दिन जाग गई को नहीं, हूँ पर तो कट्ठे को लग गए, बाप का घर का ही गाँव का पटवारी रजे ही लग गए को नहीं, जो चाहे डेली 4 घंटा पढ़ने, लेकिन 30 कम से कम महीना 25 दिन तो पढ़े। समझ में आ गया आपके सामने, 4-5 दिन तो कोई नहीं पढ़ पाता है, लेकिन 25 दिन 20-22 दिन पढ़ते हैं, वही बच्चे सरकारी नौकरी आखिरकार में लग पाते हैं। तो अगर आप अनुशासित रहते हो तो आपके जीवन में आपका प्रोग्रेस देखने को मिलती है। पहले था धीरे धीरे था कंपटीशन में नंबर भी बढ़िया आना शुरू हो जाएगा, है ना, एक आध पेपर भी क्रैक हो जाएगा और फिर नौकरी भी लाग जाएगा। और फिर क्या, समाज उपयोगी। अब भाई कोई भी चीज़ है, कोई भी पद्धति होती है, वो समाज के लिए तो उपयोगी बनती ही है। समझ में आ गया, थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, लेकिन रिविजन आपको क्विक ही करना होता है। अगला क्या है, इंटरडिस्पेंसरी अप्रोच। क्या होती है, अंतर विषयक अप्रोच। अनुशासन ए अनुशासन बी, सरकारी नौकरी लागण होता, समझ थारो टारगेट क्या, 3rd ग्रेड में लागू रहा है। अच्छा पेपर दियो थे पिछली बार, तैयारी बहुत जबरदस्ती थारी, लेकिन फेल कटे हो, थारा पेपर में गया थारा यहाँ हाथ कपड़ लगा रहा, यहाँ पर्सन आवा हार पाया होगी कि ये मत आओ हूँ, मेरा पेपर बढ़िया कौन जा रहा, प्रेशर में आ गया थे। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, समझ में आ गया। तो आपने क्या किया, आपने साथ के साथ आपने अपने दोस्त को पूछा कि मैं पढ़ाई में तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं नौकरी नहीं लग पा रहा हूँ। तो उसने क्या बताया आपको कि तू एक काम कर, थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज पे भी ध्यान दे, कोई स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर ले। अब आपने क्या किया, आप डेली 1 घंटे क्रिकेट खेलते हो, आपका क्रिकेट में रुचि है, मान लो वॉलीबॉल में रुचि है, आपकी फुटबॉल में रुचि है, कोई भी एक खेल में रुचि है, आपने उसको खेलना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे आपने उसको खेलना शुरू किया, उसके अंदर आपका एक तो फिजिकल सुधरा, फिर दूसरी बात आपको जो प्रेशर झेलने की क्षमता थी। क्यों भाई, क्रिकेट में मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, 10 गेंदों में आपको 25 रन बनाने हैं, आया ना प्रेशर पे, सामने वाला बॉलर आपके सामने बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, इधर से आपको स्लेजिंग चल रही है ना, आपके दोस्त मजाक उड़ाएंगे अगर नहीं बना पाओगे तो उस समय जो प्रेशर झेलते हो, टेक्निक लगाते हो, डिसीजन मेकिंग बनती है आपकी। तो अनुशासन ए है, आप सरकारी नौकरी की लाइब्रेरी में तैयारी भी कर रहे हो। अनुशासन बी है, आपने खेल से क्या सीखा, प्रेशर झेलने की क्षमता भी सीखी। दोनों को मिला दिया, इंटीग्रेशन क्या होता है, दोनों को समन्वय में बनाकर क्या होगा, एक नए प्रकार की ज्ञान की उत्पत्ति हो गई कि आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, प्रेशर को भी झेल सकते हो, और समस्या का समाधान होगा 3rd ग्रेड में चिपका जब दई। समझ में आ गई। तो इसी को क्या कहा जाता है, अंतः विषयक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। और अये जब समझाए ना, अये कोई लिख भी आए, इससे क्या फायदा होता है, जटिल समस्याओं का समाधान, कोई भी मुश्किल समस्याएं होती हैं उसको समाधान करने के लिए आप सिर्फ एक विषय पर निर्भर नहीं रह सकते, अलग अलग प्रकार के अनुशासन, अलग अलग प्रकार के विषयों को मिलाकर आप किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। उसी को क्या कहा जाता है, अंतः विषय के नाम से जाना जाता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के लोग मिलते हैं, विचार बनते हैं, विचारधाराएं, अनुशासन, विषय कुछ भी मिलो, एक नए विचार की उत्पत्ति है। 2 आदमी मिली ना, कोई नई चीज ही बनाया करे, है ना, चाहे कोई क्षेत्र में मिलो चाहे इकट्ठे भी मिलो। अगला क्या है, शिक्षा को बहुआयामी बनाना। अब क्या उसका है कि मान ले शिक्षा का क्षेत्र में देखा तो आपने कोई बच्चा है वो फिजिक्स में भी अच्छा है और अगर उसकी हिस्ट्री भी अच्छी है, तो इससे क्या होगा, उसको दोनों क्षेत्र का बहुत अच्छा होगा, दोनों क्षेत्र में बहुत अच्छा होगा, और दोनों क्षेत्र में अगर कभी बात आएगी कोई डिसीजन मेकिंग की तो वो बेहतर कर सकता है। और डिटेल में बताओ तो टॉपिक ने, लेकिन ये तो टाइम है नहीं। अगला क्या है, यूनिट नंबर 2, लैंग्वेज एंड डिसिप्लिन। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, हिंदी भाषा के विकास को देखेंगे अपन। अच्छे से समझना, प्रश्न आएगा हिंदी भाषा से। सबसे पहले है, हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल कहाँ से शुरुआत होता है, संस्कृत से। संस्कृत से इसकी शुरुआत होती है। संस्कृत में कहाँ से, कोई भी वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, पुराण, पुरुण, जितना भी ही जो उपनिषद, ये लगभग कौन सी भाषा में लिखे रहे, संस्कृत भाषा में लिखे रहे। तो कोई भी जो संस्कृत है वो हिंदी भाषा की क्या है, जननी है संस्कृत। फिर क्यों ही, फिर लोगों ने भाई पहले क्या कि थोड़ा बहुत 5-10 लोग पढ़ लिया करता, गाँव में कोई बड़ो सारो गाँव आया करतो, गाँव तो है कि करता मतलब कबीला आया करता, कोई एक आध आदमी पढ़े लिखे आया करतो, समझ में आएगा, एक जना का कोई बुद्धि जाग जाती है वो पढ़ ले, तो बाकी कोई मतलब कोई नहीं, वो आकर के आपको कुत्ता मार लेता, कोई मान लो इन्होंने कोई जानवर मार लिया और वह खा के आपको बढ़िया काम चला लिया करता, कोई फसल बोली, समझ, बाग पढ़ाई से कोई मतलब कोई। फिर जनता का पास क्यों हो, जनता एक जगह रहने लगी, रुचि बढ़ने लगी भाषा में, तो उसका बाद में थोड़ी भाषा ने सरलीकरण शुरू करी कि थोड़ी इजी बनाओ ताकि और भी लोग समझ सकें। तो फिर कौन सी भाषा निकल के आई, प्राकृत भाषा निकल के, या थोड़ी संस्कृत से इजी थी लेकिन हिंदी से कठिन थी।
फिर उसके बाद में अब ब्रज भाषा निकल के आई, है ना, और इजी लैंग्वेज बनाएगा। और फिर बाद में स्थानीय भाषाओं का निर्माण होना शुरू हुआ। अवधी, ब्रज और भोजपुरी जैसी भाषाएं निकल के आई, जिन्होंने क्या स्थानीय भाषाओं का निर्माण किया, जो और ज़्यादा सरल थी, जहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो क्या आपके सामने अच्छे से समझ सकते थे, लोगों का उससे ज़्यादा जुड़ाव था। और फिर किसके निर्माण हुआ, आज के समय जो आधुनिक हिंदी को देखते हो उससे खड़ी बोली का निर्माण हुआ। समझ में आ गया। भारतीय हिंदू जैसे भारत के जो बढ़िया जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं उन्होंने खड़ी बोली पर लिखी, और जो आज के समय आप जिस हिंदी का प्रयोग करते हो वो लगभग खड़ी बोली ही है। समझ में आ गया। तो अब इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ये चीज़ और समझ लो आपके सामने। इसका प्रयोग राजभाषा में प्रयोग होता है, वैज्ञानिक भाषा के रूप में इसका हिंदी का प्रयोग होता है। अगले वाला है संस्कृत भाषा की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले जो संस्कृत भाषा है वो कौन सी थी, वैदिक संस्कृत। जो यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जितने भी वेद हैं उनसे संस्कृत भाषा का आपके सामने शुरुआत होती है। समझ आ गया। फिर कौन सी भाषा निकल के आती है, क्लासिकल संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मतलब संस्कृत का थोड़ा सा हल्का सा क्या, किस प्रकार की संस्कृत जो जनता उसको समझ सके, हल्की सी इजी लैंग्वेज में संस्कृत को बनाया गया, उसको क्लासिकल संस्कृत के नाम से जाना जाता है। फिर संस्कृत है उसको कैसा दिया गया आपके सामने, साहित्यिक संस्कृत, लिटरेचर संस्कृत। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी का निर्माण किया गया, जिसमें संस्कृत को क्या व्याकरण के रूप में लिखा गया। वैज्ञानिक पद्धति तैयार की गई ताकि हर व्यक्ति है वो आसानी से संस्कृत को समझ सके। तो संस्कृत को 3 भाषाओं में उसका विकास होता है। पहले वैदिक संस्कृत आती है, लौकिक संस्कृत आती है और साहित्यिक संस्कृत का निर्माण होता है। समझ में आ गया आपके सामने। वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, इन सब वेद हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। लौकिक संस्कृत होती है, यहाँ पर इपिक्स, पुराणाज, उपनिषद, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, उनका इसमें लिखा गया है। फिर जो व्याकरण है, जो आपके सामने जो साहित्यिक जो संस्कृत देखते हो उसमें पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी नामक जो आपके सामने जो पूरा का पूरा जो था साहित्य की रचना की गई, वैज्ञानिक ढंग से उसको व्याकरण के रूप में संस्कृत को लिखा गया। भाषा को कहाँ पर काम आती है, इसका निर्माण जो हिंदी भाषा है, अन्य भाषाओं का निर्माण किससे हुआ, आपके सामने संस्कृत भाषा से ही हुआ है। फिर अगले वाला है इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का शुरुआत कैसे होती है, इंग्लिश लिटरेचर की साहित्यिक विकास कैसे होती है। अच्छा पढ़ लो, खोपड़ो खोल के प्रश्न आओगो, इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी में से एक प्रश्न आएगा, फिक्स है एकदम, अच्छे से पढ़ना। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से होती है, ओल्ड इंग्लिश से शुरुआत होती है। 5वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में इंग्लिश लिटरेचर है उसकी शुरुआत देखने को मिलती है। और इसका जो प्रमुख साहित्य कौन सा है, बेओफ। कौन सा साहित्य है सबसे प्रमुख, बेओफ साहित्य है, वो सबसे ज़्यादा आपका प्रमुख साहित्य है। फिर मिडल इंग्लिश निकल कर आती है। मिडल इंग्लिश कौन से से लेकर 11 से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में देखने को मिलती है, और वहाँ पर चौफर आपके सामने जो सबसे प्रमुख साहित्य होता है। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश है 5 से 11 शताब्दी तक, बेओफ सबसे प्रमुख साहित्य उसका। फिर मिडल इंग्लिश आती है 11 से लेकर 15वीं शताब्दी तक, चौफर उसका सबसे प्रमुख साहित्य है। फिर अर्ली शुरुआती इंग्लिश आती है 16 से लेकर 17वीं शताब्दी तक, विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो आपके सामने जिसके प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। और फिर क्या होता है, आज के समय जो अपन इंग्लिश का प्रयोग करते हैं मॉडर्न इंग्लिश आती है, जिसको किसने नाम से जानते हैं, ग्लोबल इंग्लिश, पूरी दुनिया की अंग्रेजी के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा क्रम है ना। आराम से ट्रिक से याद करो कि पहला क्या हुआ है, पहला कोई भी चीज़ पुरानी हुआ है, फिर क्या हुआ है अर्ली, फिर मिडल, फिर बीच को, फिर कौन सा नयो आया समझ लो। पहले थर दादो, फिर पिताजी और फिर थे, तो पिताजी थर दादो ओल्ड, थर पिताजी मिडल और थे कहें का अर्ली, नया नया बालक हो, है ना। और अब क्या होगा, थाला बालक होगा, अब कहें कहूँगा मॉडर्न होगा, याद कर लो बस। अगले क्या है, कहाँ से इंग्लिश भाषा का निर्माण होता है, किस भाषा से होता है, जर्मनियन ओरिजिन से होता है, और आज के समय पूरी दुनिया की भाषा के रूप में इसका उपयोग हो रहा है। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, लिटरेचर में, साहित्य में आप इंग्लिश को देखोगे, साइंस में देखोगे, विज्ञान में देखोगे, तकनीक में, और संचार की भाषा के रूप में देखते हो। तो कोई भी साहित्य देखो, यहाँ का बहुत सा साहित्य है, अखबारी देख लो, घना इंग्लिश का है ना। साइंस विज्ञान के जितने भी थीसिस हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, सब कठिन हुआ वेस्टर्न साइड में, तो जितने भी सब अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए हैं। टेक्नोलॉजी, फोन चलाओ हो, क्या चल रहा है, इंग्लिश में करनी पड़े टाइपिंग, गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करो इंग्लिश में सर्च करना पड़े। कम्युनिकेशन, संचार में, भारत में तो हिंदी बोल ली होगा, लेकिन विदेश में जाओगे जहाँ क्या बोलनी पड़े, पढ़नी हो विदेश चल जाए, विदेश में जाता है इंग्लिश बोलनी पड़े, समझ में आ गई। तो कम्युनिकेशन के लिए भी प्रयोग पड़ता है। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की बात करें आपके सामने,
भाषा प्रौद्योगिकी। तो भाषा प्रौद्योगिकी क्या होता है या क्या है, मतलब कोई भी भाषा को सीखने का तरीका क्या होता है। समझ में आ गया। कोई भी भाषा अगर आप सीखना चाहते हो तो उसका भी पूरा एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है। तो कैसे सीखोगे आप, उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टूल हैं। सबसे पहले मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है, मशीनों क्या बोलते हैं, मशीन ट्रांसलेशन को क्या, रूपांतरण, रूपांतरण है ना, रूपांतरण बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है आपके सामने, जो आप जिसमें मशीन जो ट्रांसलेशन में क्या कर सकते हो, आप अपना जो गूगल ट्रांसलेटर पे गए, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, फ्रेंच में कर लिया, उर्दू में, जिस भी भाषा में करना चाहते हो उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, मशीन ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया। इसके हेल्प से आप चीज़ें सीख भी सकते हो, और अगर आप सीखना भी नहीं चाहते हो, किसी और व्यक्ति को बताना चाहते हो, तो इनका प्रयोग करके भाषा टेक्नोलॉजी है, भाषा प्रौद्योगिकी है, जिसमें इन तरीकों से आप भाषा को सीख सकते हो और इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भाषा में मदद होती है आपको। अगला क्या है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। आपको जो ध्वनि से संबंधित चीज़ें समझी जाती हैं, जैसे गूगल पे गए कि बीएड के पेपर को 1.25 मिनट में कैसे पास करें, है ना। आपने इस पेपर को ऐसे सर्च किया तो उसमें पूरी आ गई लिस्ट, बता भी देगा आपके सामने, यूट्यूब पे 1-2 वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो ये कैसा है, इसको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है। आपकी ध्वनि को सुना, भाषा में उसने कन्वर्ट किया, और फिर क्या, उससे संबंधित सर्च निकल के आ गया, तो इसको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, लैंग्वेज लर्निंग टूल। तो अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज लर्निंग टूल हो गए, ड्यूलिंगो हो गया, आपके सामने ग्रामरली हो गया, ये सब क्या है, भाषा सिखाने के तकनीक होते हैं। और भी कोई कोर्स लेते हो, जहाँ यूट्यूब पर चलता नहीं, 15 दिनों में सीखें स्पोकन इंग्लिश, समझ में आ गया आपके सामने। तो इस प्रकार के जो तकनीक होते हैं उसको क्या कहा जाता है, लैंग्वेज लर्निंग टूल के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, डिजिटल डिक्शनरी और ई लाइब्रेरी। डिजिटल डिक्शनरी क्या होती है, आपके सामने अब शब्दकोश होगो, है ना, गूगल जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होगी, तो ये पहले क्या हुआ करती थी, किताबों के रूप में हुआ करती है, अब ऑनलाइन भी मिल जाती है। जहाँ था देखना है किसके बारे में, ट्रांसलेट शब्द को और देखना, तो लगाओ ट्रांसलेट, कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी करो, आगे वो खुल के, तो वो क्या है, ई लाइब्रेरी है और डिजिटल डिक्शनरी के रूप में है। समझ में आ गया। पहले वाले हैं जो मशीन ट्रांसलेशन में कौन से उदाहरण है, गूगल ट्रांसलेटर हो गया, एआई ट्रांसलेशन हो गया। समझ में आ गया। वॉइस रिकॉग्नाइज करके कौन से बताते हैं, सीरी, अलेक्सा व गूगल असिस्टेंट है। ये सारे के सारे आपको आपकी जो लैंग्वेज होती है उसको समझकर आपको चीज़ों को बताते हैं। अगला क्या, लैंग्वेज ऐप होते हैं, जो भाषा को समझ के चीज़ों को बताते हैं, वो कौन से हैं, ड्यूलिंगो ऐप हो गया, बाइजूस जैसे ऐप होते हैं। और आपको डिजिटल रिसोर्स फॉर लर्निंग के लिए डिजिटल ऐपों का प्रयोग किया जाता है। भाषा लैब की बात करें, भाषा लैब क्या, भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, भाषा प्रयोगशाला ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप कोई भी भाषा को सीखना चाहते हो तो उसकी तकनीक है, साथ के साथ आप कैसे भाषा को अपनी और बेहतर कर सकते हो, कौन से तरीकों से। तो जहाँ कोई भी लैब होया करे ना, उनके जो रिसर्च करी जाए करे, है ना। तो उसी तरीके लैंग्वेज लैब में आपको लैंग्वेज को रिसर्च होता है। कैसे कैसे सीख सकते हो, सबसे पहले लिसन प्रैक्टिस करके। कोई भी भाषा करी तो सबसे पहले थे के सुनो, पहले जब थे एकदम बाड़ा खा तय तय कर करता ना, है ना, तब थारा माता पिता तन सबसे पहले क्या थे, कोई भी चीज़ बोलनी सीखी, सुनया करता, श्रवण करियो सबसे पहले थारा माता पिता ने, है ना। या फिर स्कूल में भी गया, जब पहले टीचर के बोला है उन थे बोलना सीखो, ए फॉर एप्पल, आया बोलो एप्पल, जब टीचर बोलिया करती एप्पल थे सुनया करता, सबसे पहले सुनो, सुनना से इंसान सबसे ज़्यादा सीखे। तो सबसे पहली प्रैक्टिस क्या है, लिसन प्रैक्टिस, पहले कोई भी चीज़ों को सुनो। फिर क्या है, प्रोनाउंस करेक्शन। वहाँ मैं टीचर थान बोलिया करती कि बच्चों जोर से बोलो ए फॉर एप्पल, पाते ए फॉर एप्पल बोलिया करता, कभी एप्पल बोल देता, कभी एपली बोल देता, फिर कभी एप मई रह जाता, है ना। उसके बाद में क्या है, आपके सामने धीरे धीरे आपको जो प्रोनाउंस है वो सुधरना शुरू हुआ। करेक्शन ने करेक्ट बोल दिया करता, कभी करेक्टरन बोल देता, आता हो तो अभी भी कौन बोलना हुआ था, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, प्रोनाउंस करेक्शन के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर आपको टीचर है या आपको सिखाने वाला है वो आपको प्रोनाउंस सुधारेगा, बोलने के लिए कहेगा, फिर आपका प्रोनाउंस सुधराएगा। फिर क्या, कम्युनिकेशन स्किल। फिर कहते ए फॉर एप्पल बोलना सीखो, पाते घना गया, घना जाते हैं, बोले मम्मी जी आज मैंने ए फॉर एप्पल सीखा है, पात जब दे ए फॉर एप्पल बता दियो, समझ आ गई। फिर आपको क्या करते हो, ऐसे भी नहीं, फिर घर पे गए तो आपने एप्पल को देखा, सेव को, आपने कहा मम्मी जी एप्पल है, बोलता है ना बच्चा ऐसा। तो इससे क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन सीखते हो, समझ में आ गया। और फिर क्या, लैंग्वेज प्रोफेंसी, ऐसे ऐसे करके आपकी जो भाषा है उस पर आपकी पकड़ बनती है। तो कोई भी भाषा को सीखने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले सुनो, लिसन करो, प्रोनाउंस करो, पाठन करो, फिर कम्युनिकेशन, संचार करो, और फिर आपकी ऐसे भाषा सुधर जाती है।
समझ में आ गया। अगले वाला क्या है, सुनो, बोलो, लिखो, और आपको इससे क्या होता है, अगर ये पूरी तकनीकों को अपनाओगे तो कोई भी भाषा को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हो। ऐ को ना मन इंग्लिश को नहीं, इंग्लिश को नहीं, ये तरीका अपनाओ, इंग्लिश बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगी। और फिर क्या है, आपको जो बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए क्या करना है, उसको पब्लिक स्पीकिंग में भी भेजना है। जहाँ पहले कोई ऐ कह दो कि भाई एक बच्चा ना क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उन क्रिकेट का बारे में 2 पन्ना याद करवाया और कहो कि क्लास में सामने ले आके बुलवा दियो या फिर प्रेयर में बुलवा दियो। द्विध्वनि फोनेटिक साउंड क्या होता है, फोनेटिक साइंस क्या होता है, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान क्या होता है, आप ध्वनि के ऊपर रिसर्च करके अच्छे से चीज़ों को समझते हो, उसको ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप कैसे सीख सकते हो, कोई भी ध्वनि होती है ना, उसको अपन कैसे समझते हैं। सबसे पहले होता है आपका आर्टिकुलेटरी, उच्चारणात्मक, कोई मैं बोल रहे होता है, हर चीज़ सुन रहे हो, उच्चारणात्मक, उसको क्या कहा जाता है, उच्चारण करके आपको चीज़ों को समझ में आती है। अगला क्या है, उच्चारणात्मक अर्थ होता है कि आप बोल के चीज़ों को सीखते हो, प्रोनाउंस करके आपको चीज़ें सीखते हो। ध्वनि क्या होती है, कोई भी ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है उसको आप समझ रहे हो, जैसे कोई तबलो बजाए, कोई ढोलक बजाए, कोई सितार बजाए, तो उसकी ध्वनिया से आप चीज़ें समझ पाओ, उसको एक्वेस्टिक ध्वनि कहा जाता है। श्रवण क्या होता है, आप कोई भी चीज़ को सुन रहे हो, श्रवण करके, कोई मान लिया फ्रेंच भाषा है, इंग्लिश भाषा है, उसके शब्दों को उसको क्या कहा जाता है, ऑडिटरी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ध्वनियों का उत्पन्न होता है, कोई भी ध्वनि उत्पन्न हुआ तो कहीं होगी आपका सामने कोई भी चीज़ है, कोई भी तबलो है, अपन मारे टप टप दे मारते हैं, कहीं क्यों वाइब्रेशन हो, साउंड निकली है ना, तो बात ध्वनि कहीं प्रोड्यूस है, तरंगा से प्रोड्यूस है। और अलग अलग जो साउंड है, जो अलग अलग यंत्र हैं, उन अलग अलग प्रकार की तरंग निकली और अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकले। तरंगा को योगदान है कोई भी ध्वनि ने प्रोड्यूस करना, और ध्वनि का श्रवण करना प्रिसिपिटेशन के नाम से जाना जाता है। बोलो बड़ो चैप्टर 18 यूनिट सेकंड सबसे बड़ी है। साहित्यकारों की बात करें तो कालिदास क्या है, कालिदास संस्कृत के साहित्यकार रहे हैं और इन्होंने कविता व नाटक का रचना की है। कालिदास की सबसे प्रमुख रचनाओं में से कौन सा है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और कुमार संभवम है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं होती हैं। अच्छा याद कर लियो, छोटनिया प्रश्न आओगो 1%, डमू देख लियो इन। अगला कौन सा है, तुलसीदास किस में लिखा करते थे, अवधी भाषा में लिखा करते थे, और भक्ति साहित्य क्यों है, भक्ति में सगुण भक्ति साहित्य क्यों है, और तुलसीदास ने भगवान राम पर लिखा है। मैं इतना थानबेरो भी लेकिन बताती हूँ। साहित्य की बात करें, रामचरितमानस लिखी गई इनके द्वारा और विनय पत्रिका इनके द्वारा लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर की बात करें, अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़ी लेखक हैं, इनके द्वारा नाटक व काव्य की रचना की गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट। समझ में आ गया। आऊंगा पर्सन एक छोटो पर्सन में आओगो, और हने ये जो साहित्यकारी एक हनमा बड़ोड़ो पर्सन आओगो, दुनिया में एक जरूर पर्सन आओगो। अब यूनिट नंबर 3 की बात करें आपके सामने। यूनिट नंबर 3 में क्या है, गेम ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट की जो शुरुआत है वह इंग्लैंड में शुरुआत हुई कद 16वीं शताब्दी के अंदर, और ये सब सारी चीज़ें थर सिलेबस में ही उठी हुई बता रही हूँ। क्रिकेट की शुरुआत 16वीं सेंचुरी से होती है। इंडिया ने पहले जो आपके सामने जो अंग्रेज हैं, है ना, जो यूके ओरिजिन के लोग हैं, वो इसको शुरुआत में इन्होंने खेलना शुरू किया। फिर वो आपके सामने इंडिया पे वो क्या करते थे, राज करा करते थे आपके सामने। तो वो ट्रांसफर होके एशिया में भी आ गया, भारत में भी आया। और भारत में क्रिकेट की शुरुआत कब देखने को मिलती है, 18वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। सबसे पहले क्रिकेट क्लब की शुरुआत 1850 में कौन से क्लब के द्वारा होती है, पारसी क्लब के द्वारा होती है। सारे फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लेना। भारत ने अपना पहला टेस्ट कब खेला, 1932 में भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया है। और आज के समय भारत जो क्रिकेट है उसके अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो इकोनॉमी देखने को मिलती है। अगला है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से संबंधित। सबसे पहले बात करें भारत के जो प्राचीन भारत था, एंशियंट इंडिया में, वहाँ पे क्या हुआ करता था, प्राचीन भारत में जो महिलाएं हुआ करती थी उनको क्या हुआ करता था, वो पढ़ती थी, शिक्षा में भागीदारिता थी, सभाएं हुआ करती थी, उसमें भी भाग ले सकती थी। विवाह में अपने जो साथी है उसको चुनने का भी उनको अधिकार हुआ करता था। समझ में आ गया। वैदिक काल जो ऋग्वैदिक काल था उसमें इन सब चीज़ों का आपके सामने वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन जैसे आप मध्यकालीन भारत में पहुंचते हो, अलग अलग प्रकार के जो विदेशी आक्रांताएं हैं जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया और महिला पर अत्याचार बढ़े, इससे क्या हुई, उस समय के बचाव के लिए अलग अलग प्रकार की प्रथाओं का निर्माण किया गया, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह और असमानता। तो इससे क्या हुआ, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाई, उनकी जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ती चली गई। इससे क्या हुई, ये प्रथाएं शुरुआत में सही थी, बेहतरी के लिए किया गया था, लेकिन बाद में कुप्रथाओं के रूप में इनका निर्माण होना शुरू हो गया।
अगला क्या है, राजा राम मोहन राय, जो मॉडर्न रिफॉर्मर आए, जो इस समय के, जो वर्तमान समय के, जो आधुनिक समय के जो प्रवर्तकों के रूप में निकल के आए, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, इन्होंने समाज में सुधार का कार्य किया। इंडिपेंडेंस के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में महिलाओं को संविधान में बराबरी के अधिकार दिए गए, चाहे वोट देने का अधिकार हो, चाहे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, चाहे शैक्षणिक संस्थानों पे उन्हें कोई भी शिक्षा प्रदान करने का अधिकार हो, सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। और आज के समय की बात करें, महिलाएं हर क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है, बेटे खुद पढ़ रही हो तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हो, राजनीति में भी बहुत बढ़िया बढ़िया, इंदिरा गांधी होगी, आपका निर्मला सीतारमण होगी, है ना, और भी आप सुषमा स्वराज होगी, आपके सामने मायावती हो गई, यहाँ पर जो क्या नाम है, ममता बनर्जी होगी, है ना, काफ़ी महिलाएं आपको देखने को मिलती हैं, दिल्ली की सीएम होगी, ये सब महिलाएं आज के समय राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो आज के समय महिलाएं हर क्षेत्र में हैं। समाज के नए सामाजिक रुझान, न्यू ट्रेंड्स इन द सोसाइटी, तो समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो नए आपके सामने ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, वो क्या क्या है, नए ट्रेंड के ही, इंस्टाग्राम वाला ट्रेंड को नहीं है, अब ट्रेंड ही जो पहले समाज गया को है कर, तो आजकल समाज गया को है, इनके को है न्यू ट्रेंड इन द सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, कि पहले समाज कैसा था, आज के समाज कैसा है। क्यों बदल रहा है हमारा समाज? समाज को बदलने के अलग अलग कारण हैं। सबसे पहले है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वैश्वीकरण। हम आज के समय अपन जो कपड़े पहनते हैं, क्या ये हमारी परिधान है? बिल्कुल नहीं है। अपना तो बाप दादा जो परदादा पर के पेरा करता, धोती कुर्तो पेरे सदा थाला, हम कितना पेरे हैं, कौन पेरे ना। तो यही है, हम अपने जो परिधान, खान पान, संस्कृति और साहित्य है, वो विदेशों से, बाहरी पूरी दुनिया के साहित्य से क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। उसी को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। फिर तकनीकी रूप से हम क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हो तो ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, भारत को थोड़ी है, अमेरिका को है, समझ आ गई। OTT प्लेटफॉर्म हो गए, नेटफ्लिक्स देख ली, और शिक्षा है वो भी हमारी कैसी है, विदेशी से प्रभावित की हुई है। तो ये सब चीज़ें हमें प्रभावित करने का कार्य करते हैं। यूथ की बात करें, युवा कैसे, पॉप कल्चर, गाना सुनो, कौन सा सुनो, हिप हॉप वाला सुन लिया थे, है ना। अलग जो आज के समय जो संगीत देखते हो ना, वो भी हमारा नहीं है, वो भी कैसा है, विदेशी है। सारी चीज़ विदेशी को नहीं, अपरली भी उठीन जा रही थोड़ी थोड़ी। रियलिटी शो हो गए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा गणे देखे थे, रियलिटी शो ही है, बिग बॉस देखने लाग रहे हो, तो ये सब क्या, जो रियलिटी शो वगैरह हो गए, ई स्पोर्ट्स हो गया, पबजी खेल लिया, फ्री फायर खेल रहे हो, है ना, और भी कोई गेम खेल रहे हो, तीन पत्ती मत खेला करो, गलत गेम है, लूडो खेल लियो, है ना, ये सब क्या, ई स्पोर्ट्स का हिस्सा है। अगला क्या, पॉजिटिव। अब ये जो बदलाव है, ये तीन तो तरीके से तो बदलाव देखने को मिल रहा है, वैश्वीकरण से, तकनीक से और युवाओं में। अब इसका कुछ तो सकारात्मक प्रभाव है, कुछ नकारात्मक प्रभाव। कोई भी चीज़ 100% सत्य को नहीं उसका, कोई भी चीज़ 100% गलत को नहीं उसका। तो सकारात्मक क्या प्रभाव है, एक तो अपनो ज्ञान पढ़ रहे हो, समझ, अपना भी बेरो, चाइना में यह चीज़ है, अमेरिका में यह चीज़ है, फ्रांस में यह चीज़ है, समझ, अपन उनकी संस्कृति अपना रहा। जहाँ जिम कल्चर भारत को नहीं, अपन तो योग कल्चर हो, समझ में आ गई। तो आप जिम कल्चर कठिन लेके आए विदेशों, चलो कोई बात को नहीं, योग नहीं कर रहे हैं तो जिम कर रहे हैं, शरीर तो स्वस्थ रह रहे है ना, समझ में आ गया आपके सामने। शिक्षा, विज्ञान में भारत क्या धीरे धीरे पिछड़ गया था, हमने विदेशों से सीखा, अपनी तकनीक को लेकर आ रहे हैं। तो इससे जो ज्ञान बढ़ रहा है, हमारा जो फायदा हो रहा है, वो किसमें, सकारात्मक में। लेकिन नकारात्मकता क्या है, हमारी जो परंपराएं उनका हास हो रहा है। आज के समय जो डिवोर्स के, आप तलाक के मुद्दे देख लो, आप जो घर पे आज के समय बच्चे माता पिता की ज़्यादा कदर नहीं करते हैं, है ना। समाज में एकल समाज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कोई मतलब को नहीं, पहले सब सुख दुख में एक साथ रहा करता, आजकल सिर्फ पिस्सो है तो इन सब साथ ही, पिस्सो नहीं है तो कोई साथ को नहीं। तो ये जो हमारी परंपराएं थी, वो क्या है, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, नकारात्मक पहलुओं में से हैं। अगला क्या, राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण क्या, समाज में राजनीति को कैसे लागू किया जाए, उसी को राजनीतिक समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। पहला, फैमिली, परिवार, कोई भी व्यक्ति को, मतलब ऐसे समझ लो कोई भी आदमी होना, वो राजनीति क्यों, हर चीज़ सबसे पहले सीखा है अपना परिवार से सीखा है। पहले थे पापा काका ताऊ सब कठिन सीखा, अपने माँ बापा से सीखा। कहीं किन के बोलना चाहिए, किन के नहीं बोलना चाहिए, कहीं का कपड़ा पहनना चाहिए, के खानो चाहिए, के नहीं खानो चाहिए, है ना, सबके में कठिन सीखे थे। सबसे पहले अपना परिवार से सीखे है। राजनीति की पहली सीढ़ी कहाँ से शुरुआत होती है, आपके सामने अपने माता पिता से शुरुआत होती है। फिर आप कहाँ जाते हो, शिक्षा, स्कूल में गए, वहाँ पर आपको क्या सिखाया गया, लोकतंत्र और नागरिकता। थान बताया कि भारत का नागरिक हो, थान इन पर कितनों गर्व करना चाहिए, कहीं रहना चाहिए,
समझ में आ गई। लोकतंत्र की क्या वैल्यू है, अनुशासन क्या है, वो कटे सीखे थे स्कूल के अंदर शिक्षा के माध्यम से सीखे। फिर मीडिया, सोशल मीडिया पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी पार्टी बढ़िया कर रही है, कौन सी घटिया कर रही है, कौन सो आजकल मूवी आई है, सब कठिन सीखो होते। जो परसेप्शन विचारों का निर्माण होता है, कौन व्यक्ति सही है कौन गलत है, आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, शिक्षा में क्या चल रहा है, वो कहाँ से सीखते हो, सोशल मीडिया से। समझ आ गई, उसको विचारों का निर्माण करता है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, राजनीतिक दलों की बात करें, भागीदारी का बढ़ावा देने का कार्य करती है। किसका देती हैं, भागीदारी। राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, आपको समाज में सामाजिकता लाने का कार्य करती हैं कि जनता की थोड़ी भलाई हो। हाँ, भलाई का नाम पर भ्रष्टाचार कर ली, बाबा अलग बात है, थोड़ी बहुत चल रहा है। लेकिन राजनीतिक दलों का क्या होता है, समाज में भागीदारिता बढ़ाना, सामाजिकरण का आपको आगे करना। इंस्टीट्यूशंस की बात करें, संस्थाओं की बात करें, राजनीति संस्कृति का प्रसार करने का भी कार्य होता है। अब है डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, लोकतांत्रिक जो आपके सामने प्रॉब्लम समस्याएं और उनके क्या समाधान होते हैं। लोकतंत्र के सामने अलग अलग प्रकार की समस्याएं, उनमें से आपके सिलेबस में कौन सी समस्याएं दी गई हैं, वो है पहली है टेररिज्म। कौन सी, आतंकवाद। आतंकवाद क्या है भाई, सब न बेरो आतंकवाद को है कि समस्या है। जिम थे 5वीं क्लास में भी निबंध लिखे और 8वीं भी लिखे और 12वीं भी लिखे और अब बीएड में होगा जब भी लिखो, अर्थावरण पढ़ाओ लग जाओ जब भी लिखोगा, और तो खत्म हो रही हाथ बने। तो ये पर मैं क्या पढ़ाऊँ थे, खुद ही लिख दिया। समझ में आ गया। अगला क्या है, करप्शन, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार के बारे में मैं क्या बताऊँ थे, बीएड में 30-30 साल की उम्र लिए डाओ थाना भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताने की जरूरत है। थाना अगर कठिन मिल जाए न भी नो, थाना भी तो थे भी कर लो। समझ में आ गई, तो भ्रष्टाचार पर भी लिख दियो। कोई है कि चीज़ को नहीं अंतिम। ब्रोकर सिस्टम, दलाली प्रथा। दलाल कौन हुए हैं, जो बीच में रुपया खा जाए। जया मान लो कि थान जमीन खरीदनी इकट्ठी, समझ में आ गई, तो जमीन 20 लाख की, भाई आप आगलान पूछी बोले साहब किताब देखो जमीन 20 लाख की, आगलान बता दी बोले 25 लाख की जमीन मिलेगी, और आज एक महीना मिलेगी, अगला महीना मांग लो और कोई न देखो, 5 लाख रुपया आपके गोजी में खा लिया, 20 लाख रुपया हम जमीन में खा दी। इनके कहो जा दलाली सिस्टम। लेकिन यो दलाली गलत को नहीं, यह सही है। दलाली कठे मारे है जो सरकारी योजना में लागू होने शुरू किया। समझ में आ गया, ये लिख देना, इतना भी नॉलेज आपको। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, सूचना का अधिकार। कोई भी सरकारी विभाग, सरकारी कर्मचारी, पहले क्या है करते, कोई भी आदमी ने पूछ लिया करता सरकारी कर्मचारी में कि साहब ये आपका सामने ग्राम पंचायत में 4-5 करोड़ रुपया इकट्ठे लग गया, जहाँ कह देता हम जो सरकारी कार्यालयों की जो योजनाएं होती हैं उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, कहाँ पर व्यय किया गया है। बहुत हिंदी में और समझाता है यहाँ, बाकी तो होना चाहिए आओ मत की में, लेकिन ऐसी चीज़ हिंदी में बता देता, क्यों, रुपया खाए डाना। अब क्यों को राइट टू इन्फॉर्मेशन आगो, जट दे आरटीआई लगाई, आगला देना पड़ेगो कि रुपये कठे खर्च हो, अठन्नी खर्च हो, भी कठे खर्च हो। समझ में आ गया। तो कोई भी सरकारी कार्यालय में कहाँ पैसा खर्च हुआ है, कहाँ कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हित में हैं, कौन सी योजनाएं हैं जो जिसका आपके पहुंच नहीं पहुंचे, तो सभी प्रकार की सरकार से संबंधित योजनाओं के बारे में, अगर योजनाएं वे हर चीज़ के बारे में जानकारी सूचना प्राप्त करनी होती है तो आप किसको लगाते हो, आरटीआई लगाते हो। समझ में आ गई। बहुत कट देखा जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4 पागा, हाँ पापा लास्ट यूनिट है थरी। इसमें क्या साइंस एंड डिसिप्लिन में पढ़ाना, इन अलग अलग प्रकार का साइंटिस्टा को नाम दिया गया है और उनके द्वारा कौन सी जो रिसर्च करी गई थी उसके ऊपर कौन सा जो उन्होंने आपके सामने वैज्ञानिकों के नाम है। पहले डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, परमाणु का सिद्धांत दिया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी। बाकी साइंस वाला विद्यार्थी बेरो है, नहीं बेरो है तो स्किप करते हो। रदरफोर्ड की बात करें, रदरफोर्ड ने क्या किया था, नाभिकीय संरचना, न्यूक्लियर, जो कोई भी न्यूक्लियस हो है ना उसके बारे में बताया तो न्यूक्लियस कठेसी होया करें। न्यूटन ने क्या बताया था, गुरुत्वाकर्षण के गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण को प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, है ना। वो कोई आदमी का एक थप्पड़ मारोगा तो वो उल्टो थारा मार देगा, और न्यूटन को तीसरा ही नियम है। समझ में आ गया। अगले वाला क्या है, मेंडल के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का गुण दिया गया था। फिर भारत के एक साइंटिस्ट हैं होमी जहांगीर बांबा, उनके द्वारा कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम दिया गया था। तो उनके नाम से आपके सामने जो भारत के परमाणु कार्यक्रम है वो उन्हीं के नाम से ही है, उनके द्वारा ही शुरुआत किया गया। अगला क्या है, विज्ञान और ध्वनि। विज्ञान और ध्वनि को समझेंगे अपन। देखो कोई भी ध्वनि होती है ना वो एक प्रकार के तरंग से प्रयोग हुआ है। जहाँ तबला पर थे हाथ मारे तो थे देखो वाइब्रेशन होगा, और कोई भी चीज़ में वाइब्रेशन होता है तो उसमें कम से कम तरंगे प्रोड्यूस होती हैं। कौन सी प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, तरंग प्रोड्यूस है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। समझ में आ गया। तो यांत्रिक तरंग निकलती है और वो हमारे कानों तक पहुँचती है। हमारे जो स्वरण जो है उस वो हमारे कानों के द्वारा किया जाता है, दिमाग के द्वारा, और हम इसे समझा जाता है। समझ में आ गया। तो कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग है।
स्पीड कितनी होती है, वायु की गति कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतनी गति से ध्वनि क्या करती है, संचरण करती है। ध्वनि के अंदर अलग अलग चीजें, जैसे प्रतिध्वनि, इको कैसे होती है, रिफ्लेक्शन से। जहाँ मान लो कोई गेंद है, उसको आपने क्या किया, उसने जोर से आपने दीवार के मारा, वापस लौट के आई ना, उसी तरीके से ध्वनि जोर से टकराती है कोई भी वस्तु के, और फिर वो तरंग है वापस लौटकर आपके पास आ जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, इको, प्रतिध्वनि बोला जाता है। और किस सिद्धांत पे काम करती है, परावर्तन के सिद्धांत पे काम करती है। वह गेंद टकरा के वापस आई ना, वो परावर्तन ही है, याद कर लें। कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, म्यूजिक सिस्टम में, कम्युनिकेशन और सोनार सिस्टम में यूज किया जाता है। संगीत में, संचार में, व सोनार व अल्ट्रासाउंड में, इन सब चीज़ों को उपयोग में करा जाए। समझ में आ गया आपके सामने अच्छे से। अगले वाला टॉपिक आपके सिलेबस में पोषण व संतुलित आहार क्यों में है आपके सामने। मैं बताऊंगा आपके जो पोषक तत्व कौन से होते हैं जो हमें लेने चाहिए। पहली बात क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, जहाँ पर सभी प्रकार के पोषक तत्वों का समन्वय हो आपके भोजन में और उनको आप ग्रहण करो, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, संतुलित आहार कहा जाता है। जहाँ एक थाली है, एक थाली में क्या रोटी का लेकिन दाल है, चावल है ना, सलाद कटेडो है, इली साइड में एक दूध को गिलास है, समझ, या दही है, छा है, कुछ भी, तो यह एक संतुलित थाली है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में थानके मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिले, रोटी है, चावल है। प्रोटीन में क्या चाहिए, थारा शरीर में मसल्स, ऐसा जिम में जो प्रोटीन का डब्बा खाएं, क्यों खाएं, क्योंकि शरीर बने, मसल्स को निर्माण हो। क्यों मिसने मिला है, दही से भी प्रोटीन मिला है और प्रोटीन मिला है थारो दाल से भी। फिर क्या है, फेट और एनर्जी, रोटियां चौपड़ रखी हैं, समझ आ गई, घी लगाए है, तो क्या हो, फेट मिल गई, वसा भी मिल गई, विटामिन और मिनरल्स थान कट मिली, सलाद खा रहे हो, इम थान विटामिन और मिनरल्स मिलेगा। फिर एक गिलास में छा को गिलास है, पानी को गिलास पियो तो पानी मिल गो, या के संतुलित आहार है। इम थान बता दी के चीज कया मिला है और को के उपयोग है। अब आगे चलो, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। मानव रोग कैसे कैसे हो सकते हैं, तो सबसे पहले होते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रमक रोग। संक्रमक रोग क्या कहें हैं, जो स्वस्थता से आपके सामने फैले हैं, जहाँ कोई मलेरिया होगो, डेंगू होगो, खांसी जुकाम होगी, ये सब क्या है, एक आदमी से दूसरा आदमी से भी फैले, गंदगी रहने से भी फैल जाए, है ना। क्या दूर कराया जा सकें, टिक्को लगा के दूर कराया जा सकें, स्वच्छता के माध्यम से दूर कराया जा सकें। और मानव रोग को टॉपिक है कोई 1 घंटा क्लास ली जा सके, तो मैं तो इतना ही बताऊंगा, सिर्फ हमको प्रकार, बाकी प्रोटोजोआर, वायरस और बैक्टीरिया ए मत कहो मन, ए बड़ो लंबो टॉपिक हो गए। फिर क्या है, नॉन इन्फेक्टियस। नॉन इन्फेक्टियस क्या होता है, असंक्रमणकारी कौन से होते हैं, जो संक्रमण से फैलते नहीं फैलती हैं, बस थारा बुरा कर्म फैलनी, चाहे डायबिटीज होगी, को नहीं करी एक्सरसाइज तो डायबिटीज होगी, सारा दिन बैठा रहोगा जना, यहाँ थाली मम्मी था ना कहते जा बेटा सब्जी लेके आ, तो कहते मम्मी चापी कटे मोटरसाइकिल वाली, तो आया यही डंगा, तो डायबिटीज ही होगी बाद में। फिर क्या होगी, ब्लड प्रेशर होगो। ऐसे प्रकार की बीमारियां क्या होती हैं, जो गैर संक्रमणकारी होते हैं और कैसे फैलती हैं, हमारी जीवन शैली के कारण फैलती हैं। न्यूट्रिशन, खान पीन को ध्यान को रखो थे, है ना, तो खान पीन में न्यूट्रिशन की कमी है, तो इससे क्या था, एनीमिया, रिकेट और स्कर्वी जैसी बीमारियां होती हैं। समझ में आ गया। अब आखिरी टॉपिक है ये आपका माइंड मैप का, बिजली और प्रकाश। बिजली क्यों है, 2 चीजें हैं। कई आदमी आया कौन बेरो बिजली प्रकाश मंत्र क्यों, आज समझ लियो, जो घर में थारा पंखो चल रहा है, कूलर चल रहा है, लैपटॉप चल रहे हो, मोबाइल चार्ज करो, क्यों करो है, बिजली है। बाहर ने जो सौर ऊर्जा देखो ना, बाहर ने जो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आ रहा है, वो प्रकाश है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, ये किस प्रकार, बिजली किस प्रकार से बनती है, बिजली बनती है आपके सामने जो विद्युत आवेश हुई हैं। विद्युत आवेश क्यों ही, विज्ञान वाला विद्यार्थी ने बताने की जरूरत को नहीं, और जो 8 वाले विद्यार्थी ने समझने की जरूरत को नहीं, लेकिन फिर भी बता दो, छोटा छोटा कण ही, धूल का सा कण है, मालूम भी छोटा, बस चालता रही आगन, है ना, तो बस चालता चालता क्या करी, कोई भी आदमी चाले जाओ, ऊर्जा पैदा हो, है ना भाई, कोई आदमी चाला पगी गए, आदमी ऊर्जा पैदा हो, आया समझ लो कि ऊर्जा पैदा हो, और ऊर्जा पैदा होकर क्या है, बिजली को निर्माण हो जाए, आया समझ लो थे, जिन बिल्कुल ही गुन बेरो, और जिन बेरो है चौखो थारो ज्ञान थारकन रखो। लाइट किसके होते हैं, प्रकाश किसका फॉर्म, ऊर्जा का फॉर्म है। ऊर्जा क्या है, 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपस में मिला, है ना। अब मैंने कह दो मॉलिक्यूल को मतलब क्या, मैंने भी गुन बेरो, मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बने, ऊर्जा को संचरण हो, और वो थारा पृथ्वी तक पहुंचो, वो ऊर्जा के को निर्माण हो, प्रकाश को निर्माण हो। समझ में आ गई, या नहीं समझ में आता है, समझ लो। टावर बचपन में आपने क्या 2 पत्थरों को आपस में टकराया होगा, तो उससे एक स्पार्क पैदा हुई थी ना, स्पार्किंग पैदा होती है, माचिस को जलाते हो तो स्पार्किंग पैदा होती है ना, तो उससे क्या होता है, उससे वो भी एक ऊर्जा का ही रूप होती है, वो भी प्रकाश का रूप होती है। समझ में आ गई ना, बिजली बनती है विद्युत आवेश से, प्रकाश होता है वो किसका रूप होता है, ऊर्जा का रूप होता है। समझ आ गया। और इसमें
जो आपके सामने जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए वो न्यूटन व आइंस्टीन के द्वारा सिद्धांत दिए गए। ये आपके सामने कंप्लीट रिवीजन करा दिया मैंने, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 40 मिनट फिर भी लग गई, बहुत स्पीड से रिवीजन कराया, तब भी अच्छे से देख कर चले जाना। धन्यवाद। चैनल को और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना।